हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कॉन्टिन्यूएशन में। पिछले लेक्चर में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। तो गुप्त साम्राज्य जो है इसकी स्थापना जो है वो 3rd सेंचुरी एडी में होती है। इसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। ठीक है, कौशाम्बी के निकट इसके साम्राज्य की स्थापना की जाती है। टाइमलाइन आप लोग याद कर सकते हैं, लगभग 240 से 280। टाइमलाइन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर जो है वो कभी भी एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, बट इनको याद करने का एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी डायनेस्टी किस डायनेस्टी के कंटेम्पररी है या फिर कौन सी डायनेस्टी किस समय शुरू हुई। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक रफ रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आ रही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये 250 से लगभग 250 एडी आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे श्रीगुप्त का समय है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट या फिर पावरफुल रूलर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के, ये थे सीजी फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। विवाह इनका कुमार देवी से होता है जो कि लिच्छवी की प्रिंसेस थी। इन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज का। गुप्त संवत इन्होंने स्टार्ट किया था जिस टाइम इनका राज्याभिषेक होता है, यानी कि 319 से 320 से संबंधित। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त जो कि विष्णु के उपासक थे। इन्होंने टाइटल लिया था परम भागवत का। पराक्रमांक भी इनको कहा जाता है। इनके सिक्कों पे लक्ष्मी माता का चिन्ह था, साथ ही इनका वीणा वादन और भी कई अन्य प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए थे, लगभग 6 प्रकार के। इनके बारे में भी मैंने आपको मेंशन किया था पिछले लेक्चर में। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है इनका वो काफ़ी फेमस है, जो कि राज दरबारी कवि जो थे हरिशेन इनके द्वारा लिखा गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट CG2 चंद्रगुप्त 2। इनके टाइम पे फाहयान का आगमन हुआ था। इन्होंने शक पे विजय प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी और उज्जैनी जो था ये भी एक शिक्षा का केंद्र बन गया था। उज्जैनी तक ये लोग इसलिए पहुंचे थे क्योंकि चंद्रगुप्त की जो डॉटर थी, जो इनकी बेटी थी प्रभावती देवी, इनका जो विवाह हुआ था ये मौखरी वंश के शासक से हुआ था। गृहवर्मा नाम था। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये लोग कन्नौज पे भी अधिकार कर लेते हैं अपना, और उज्जैनी को भी ये अपनी एक कैपिटल बना लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे। ठीक है, इसके बाद इनके कुछ नवरत्न हुआ करते थे, जैसे कि महाकवि कालिदास हुआ करते थे, धन्वंतरी जो थे फिजिशियन हुआ करते थे, शपड़क ज्योतिष हुआ करते थे, अमर सिंह कोशकार हुआ करते थे, शंकु वास्तुकार हुआ करते थे, वराह मिहिर जो थे वो खगोल विज्ञानी हुआ करते थे, वरुचि जो थे वो विद्वान हुआ करते थे। अन्य जो हैं बेताल भट्ट हैं और घट करपर। ठीक है, ये भी इनके नवरत्नों में शामिल हैं। इन सभी की रचना जो है वो अभी हम लोग टेबल फॉर्म में देखेंगे। इसके बाद इन्होंने कुछ टाइटल लिए थे, जैसे कि विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से जाने जाते थे, विक्रमांक जाने जाते थे, देवराज और देवगुप्त नाम से भी ये जाने जाते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद वीरसेन इनके सचिव हुआ करते थे, जो कि उदयगिरी की पहाड़ी पर इन्होंने गुफा का निर्माण करवाया था। शैव धर्म से संबंधित गुफा है। और उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, और बिलसड़ का स्तंभ लेख जो है वो कुमारगुप्त से संबंधित है। इन्होंने भी कुछ टाइटल लिए हैं, जैसे कि महेंद्रादित्य, शक्रादित्य कहा जाता है इनको। नेक्स्ट आते हैं स्कंदगुप्त, जिन्होंने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इसके साथ ही यहाँ पे एक विष्णु भगवान का मंदिर बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था वो आप लोग नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी सुदर्शन झील के पास एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इन्हीं से संबंधित कोई व्यक्ति हैं वो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इन्होंने हुणों का आक्रमण इन्हीं के समय पे हुआ था, और भित्री का जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। इनका टाइटल जो है वो क्रमादित्य भी कहा जाता है। फिर जो अंतिम राजा हुए हैं गुप्त शासन के वो है विष्णुगुप्त। कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे देश जो है इसका जो शासन था वो गोपना के द्वारा किया जाता था। उसके बाद देश से नीचे जो प्रशासनिक इनका ये सभी जो है प्रशासनिक प्रणाली हुआ करती थी इनकी। तो सबसे पहले आता है देश, उसके नीचे आता है भुक्ति। भुक्ति के जो शासक थे वो उपरिक कहा जाता था इनको। फिर आता है उसके नीचे विषयपति संभालते थे, और विषय के नीचे आता है ग्राम, जो कि ग्राम जो है एक तरह का ग्राम पंचायत जैसा हुआ करता था, जिसके मेन जो हेड हुआ करते थे वो ग्रामिक हुआ करते थे, और जो सदस्य हुआ करते थे उनको महत्तर कहा जाता था। तो इस तरह से ये सभी गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन है वो कुछ इस तरह से चलता था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गुप्त रूलर का जो प्रशासन हुआ करता था वो केंद्रीकृत ना होकर के
एक तरह का फेडरलिज्म देखने को मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हेड तो हुआ करता था, इसके साथ ही जो अन्य स्वतंत्र प्रशासन के अधिकारी भी हुआ करते थे जो कि स्वतंत्र रूप से प्रशासन कर सकते थे, और उनका जो मेन हेड था वो तो राजा हुआ ही करता था। दामोदरपुर अभिलेख जो है, ताम्रपत्र अभिलेख है, यहाँ से भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के बारे में हमें पता चलता है। भूमि के कुछ प्रकार हुआ करते थे, जैसे क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था, वास्तु जो है वास योग्य भूमि को कहा जाता था, सिल जो है वो जोतने योग्य भूमि को कहा जाता था, अपरहत जो है वो जंगली भूमि को कहा जाता था। अजंता की गुफा और बाघ की गुफा दोनों का ही निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफा 16वीं और 17वीं दोनों ही चित्रशाला से संबंधित है। यहाँ पे पेंटिंग्स जो हैं काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं, गुप्त काल की पेंटिंग्स हैं, जैसे कि ये मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है 16वीं गुफा में, और 17वीं जो है वो बुद्ध जीवन के चित्रण के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इनका जो जन्म है, इनका गृह त्याग है और अन्य सभी, जैसे इनका ज्ञान प्राप्ति, इससे संबंधित इनकी मृत्यु, ये सभी बुद्ध के जीवन का जो चित्रण है ये 17वीं गुफा में किया गया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, इनके बारे में एक टेबल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ये सभी रचनाएं जो हैं गुप्त काल में हुई हैं, जैसे कि विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया, कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार और रघुवंश, ये सभी रचनाएं जो है कालिदास के द्वारा की गई है। भौमिक के द्वारा रावणा जुनियम जो है किताब लिखी गई है भौमिक के द्वारा। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। भारवी के द्वारा लिखा गया है कीरत जुनियम। वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है रावण वध। भास के द्वारा लिखा गया है स्वप्नवास वदम और चारु दत्तम, ठीक है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। वरामिहिर ने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों ही रचनाएं जो हैं ये वराहमिहिर के द्वारा की गई है, वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा और धन्वंतरी ने लिखा है शल्य शास्त्र। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि बाण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं। बाण भट्ट के द्वारा 2 इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं, दोनों रचनाओं के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नोट्स से ही। तो यहाँ पे जो प्राचीन भारत है इसमें जो सिंचाई कर होता था इसको बीदक भागम कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे बीदक भागम जो है ये किससे संबंधित है, ये इरिगेशन टैक्स से संबंधित है, ठीक है। इसको उदक भाग भी कहा जाता है, ठीक है। बीदक भागम इरिगेशन टैक्स है। इसके बाद जो हिरण्य हुआ करता था ये कैश के फॉर्म में जो टैक्स लिया जाता था, यानी कि नकद टैक्स जो था ये हिरण्य नाम से कहलाता था। इसके साथ ही कौशे शब्द जो है ये रेशम से संबंधित है, ठीक है। कौशे मतलब रेशम से संबंधित है। 3री शताब्दी में यानी कि गुप्त काल में वारंगल जो है वो लोहे के यंत्र और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। गुप्त काल के जो नाटक थे वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है। संस्कृत भाषा में नाटक लिखे जाते थे और सभी लोग संस्कृत बोला करते थे सिवाय स्त्री के और शूद्र के। तो यहाँ पे स्त्री और शूद्र दोनों की स्थिति काफ़ी निम्न देखी गई है, और ये दोनों जो थे शूद्र और स्त्री, ये लोग प्राकृत भाषा बोला करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा बोला करते थे। अन्य सभी जो उच्च वर्ण के लोग थे ये सभी लोग संस्कृत बोला करते थे, ठीक है। शूद्र के मृच्छकटिकम नामक रचना से हमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है और साथ ही नगर जीवन के बारे में उनके विषय में कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। इम्पॉर्टेंट टेबल के फॉर्म में हमने देखा कि गुप्त शासन में कौन से अधिकारी को क्या कहा जाता है। यहाँ से ये पता चलता है कि गुप्त प्रशासन जो है इसका स्वरूप केंद्रीकृत नहीं था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था। यहाँ पे संघात्मक हमें प्रशासन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे राजा थे उनके एक मेन राजा हुआ करते थे जो कि गुप्त शासन हुआ करते थे। शतरंज का जो खेल है ये भारत में गुप्त काल के दौरान ही इसका जो उद्भव है वो होता है, जिसको चतुरंग नाम से जाना जाता है। बाद में ये ईरान और यूरोप अन्य जगहों पे भी फेमस हो जाता है, बट इसका जो ओरिजिन है शतरंज का खेल का ओरिजिन वो इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वकाटक वंश के बारे में लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताऊंगी, उसके बाद हम लोग ये PDF पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे जो वकाटक राजवंश है ये भी गुप्त राजवंश के ही कंटेम्पररी है। इसका उद्गम जो था, मतलब इसका जो टाइमलाइन है वो लगभग 255 के आसपास है। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था विंध्य शक्ति, और इम्पॉर्टेंट रूलर जो हैं वो आते हैं प्रवर सेन फर्स्ट। प्रवर सेन फर्स्ट ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि ली थी और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। प्रवर सेन फर्स्ट की मृत्यु के बाद जो वकाटक वंश है वो 2 प्रमुख शाखाओं में बट जाता है। एक है प्रधान शाखा और दूसरी है बासीय शाखा। यहाँ पे प्रधान शाखा के बारे में इम्पॉर्टेंट जो इनके रूलर हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे रुद्रसेन फर्स्ट हैं, जो कि प्रवर सेन फर्स्ट के बाद आते हैं रुद्रसेन फर्स्ट। उसके बाद आते हैं प्रभावती। तो यहाँ पे प्रभावती देवी जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी हैं और इनका जो विवाह है रुद्रसेन 2 के साथ होता है। ठीक है, रुद्रसेन 2 की मृत्यु हो जाती है और प्रभावती देवी जो हैं वो कन्नौज में शासन करने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पुत्र आते हैं प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, ये सभी जो हैं ये वकाटक वंश से संबंधित राजा हैं। इम्पॉर्टेंट है, प्रवर सेन फर्स्ट आते हैं, सम्राट की उपाधि लेते हैं, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। इसके बाद 2 भागों में 2 शाखाओं में बट जाता है, जिसमें जो प्रधान शाखा है उसके राजा होते हैं रुद्रसेन फर्स्ट, फिर आते हैं रुद्रसेन द्वितीय, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पत्नी प्रभावती देवी जो है वो राजगद्दी पे बैठती हैं। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय जो है इन्होंने एक मराठी काव्य की रचना की है जिसका नाम है सेतुबंध। ठीक है, तो सेतुबंध जो है किसके द्वारा रचना की गई है? प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा। इसके साथ ही बासीय शाखा के एक और प्रमुख राजा हैं जिनका नाम है सर्वसेन। इन्होंने हरि विजय लिखा है। हरि विजय जो ग्रंथ है ये प्राकृत काव्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे वकाटक वंश में ही वैदर्भी शैली का जो संस्कृत है इसका पूर्ण विकास देखने को मिला है। ये जो वैदर्भी शैली की संस्कृत है इसका एग्जाम्पल जो है कालिदास का जो मेघदूत लिखा गया है ये वैदर्भी शैली के संस्कृत में ही लिखा गया है। इसका जो विकास है ये वकाटक वंश में ही हुआ था। इसके साथ ही पृथ्वीसेन द्वितीय जो हैं इनके सामंत हुआ करते थे व्याघ्रदेव। इन्होंने नचना कुठार का मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो गुप्तकालीन मंदिर है नचना कुठार का मंदिर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग प्रवर सेन प्रथम जो हैं इनका टाइमलाइन है 275 से 335। वकाटक वंश के एकमात्र शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवर सेन प्रथम ने ही 4 अश्वमेध यज्ञ भी का संपादन भी किया था और अनेक वैदिक यज्ञ भी करवाए थे। सेतुबंध की जो रचना है ये प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो वकाटक वंश से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी इससे ज़्यादा जानकारी जो है वो क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती है। इससे ज़्यादा जानकारी जो है वो आप लोग क्वेश्चन के फॉर्म में ले सकते हैं। ज़्यादा इसको PDF के फॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, घटना चक्र के क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए और उसमें जो भी पूछा गया है इससे संबंधित वो डेटा आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ दर्शन है यानी कि फिलॉसफी है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। जैसे कि सांख्य दर्शन जो है ये महर्षि कपिल के द्वारा किया गया है। सांख्य दर्शन, इसमें आत्मा पुनर्जन्म इससे संबंधित बातें जो है सांख्य दर्शन में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि कपिल के द्वारा। इसके बाद योग दर्शन, ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन, ये गौतम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका प्रवर्तन जो है गौतम के द्वारा किया गया है। इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है न्याय सूत्र। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा, इसका प्रतिपादन जो है जैमिनी के द्वारा किया गया है। पूर्व का जैमिनी, मीमांसा में 2 हैं, एक पूर्व है एक उत्तर है। तो पूर्व का जैमिनी के द्वारा किया गया है और जो उत्तर मीमांसा है ये बद्रायण के द्वारा दिया गया है। इसमें जो पूर्व मीमांसा दर्शन है इसमें वेद के कर्मकांड भाग का विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग का विचार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही मैंने आपको बातें बता दी है। अभी जितने भी फिलॉसफीज़ हैं इनको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। सांख्य कपिल के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, न्याय गौतम के द्वारा, वैशेषिक कणाद के द्वारा, पूर्व मीमांसा जो है ये जैमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहा जाता है ये बद्रायण के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है पुष्यभूति और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी ये थी थानेश्वर। ये हरियाणा के पास है, तो यहाँ पे नियर हरियाणा
थानेश्वर एक जगह है, यहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर हुए हैं उनका नाम है प्रभाकर वर्धन। इन्होंने टाइटल लिया था परम भट्टारक का और महाराजाधिराज का। इनके 3 संतानें थीं। एक थे राजवर्धन सबसे बड़े, उसके बाद हर्षवर्धन और राजश्री इनकी पुत्री थी। राजश्री का विवाह जो था ये कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कन्नौज के मौखरी शासक के द्वारा इनका विवाह हुआ था, गृहवर्मा नाम था। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सीक्वेंस है जो हमें देखना पड़ेगा कि गृहवर्मा की जो हत्या है ये मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा की गई थी। मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा हत्या की गई थी गृहवर्मा की, और राजश्री को बंदी बना लिया गया था। उसके बाद राजश्री को बचाने के लिए इनके भाई राज्यवर्धन जाते हैं, जिनकी हत्या, ठीक है, और ये देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। बाद में देवगुप्त का मित्र जो रहते हैं गौड़ नरेश शशांक, इनके द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं इसको भी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो हैं ये शासक बनते हैं, और 16 की उम्र में ये शासक बनते हैं। तो लगभग 606 इनका टाइमलाइन आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, शशांक की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज पे भी इनका अधिकार हो जाता है, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल लिए हैं जैसे कि शिलादित्य, उत्तरापथ स्वामी। ठीक है, ये सभी टाइटल जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन जो है इनका पुलकेशिन II के साथ युद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पुलकेशिन द्वितीय हैं ये चालुक्य वंश के शासक थे। इनके साथ युद्ध होता है और इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया रहता है। हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चीनी यात्री आते हैं, ह्वेन सैंग नाम है इनका। इम्पॉर्टेंट है, इनका जो टाइमलाइन है वो 629 से 645 के बीच में है। इस टाइम पे ये हर्षवर्धन के शासन के समय में इंडिया आते हैं, और हर्षवर्धन के समय में कुछ चीनी दूत भी इंडिया आते हैं, और ये भी अपनी तरफ से कुछ एम्बेसडर्स जो हैं वो चाइना में भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना के साथ एक मित्रतापूर्वक व्यवहार जो है वो इस वक्त पे हो रहा होता है। ह्वेन सैंग के से प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं, और ये महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। महायान धर्म जो है बौद्ध धर्म, इसके संरक्षक रहते हैं। ठीक है, इन्हीं के समय में, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म तो धारण कर लिया है, बट ये शिव और विष्णु दोनों के ही उपासक रहते हैं। तो बौद्ध धर्म के साथ साथ ये लोग शिव और विष्णु दोनों के ही उपासना करते हैं। प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्षों पे ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक 5 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है महामोक्ष परिषद नाम से प्रयाग में। इनके राज कवि होते हैं जिनका नाम है बाण भट्ट। इन्होंने हर्ष चरित लिखा है जिसमें हमें हर्ष के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, हर्षवर्धन के बारे में। इसके साथ ही इन्होंने कादम्बरी लिखा है और पार्वती परिणय भी लिखा है। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं ये बाण भट्ट के द्वारा की गई है। हर्षवर्धन के द्वारा भी कुछ रचनाएं की गई हैं जिनका इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी भी माना जाता है कि ये किसी और के द्वारा लिखी गई है, बट इन्होंने अपने रचना बनाकर इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, हर्ष जो है ये महायान बौद्ध शाखा के समर्थक हुआ करते थे। इसके साथ ही शिव और विष्णु की उपासना भी किया करते थे। इनके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स जो है उनका नाम है भाग, जो कि 1/6 हुआ करता था, हिरण्य जो कि कैश टैक्स हुआ करता था, और बलि। ठीक है, कुछ मंत्री हैं जो कि वर्धन वंश के से संबंधित हैं, मंत्री और उनके पद के नाम दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि सिंहनाद जो है ये मुख्य सेनापति को कहा जाता था। अमात्य मंत्री परिषद का मंत्री हुआ करता था। दंडपाशिक जो है ये पुलिस अधिकारी हुआ करता था। बलाधिकृत जो है ये पैदल सेना का अधिकारी हुआ करता था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, और अवंती जो है ये शांति या युद्ध का मंत्री हुआ करता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौखरी वंश के जो लोग थे ये गुप्त वंश के राजा के सामंत हुआ करते थे, और इनका जो मूलतः निवास है ये गया बिहार में हुआ करता था, मौखरी वंश का। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, और इस वंश के प्रमुख शासक जो थे ये हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और गृहवर्मा।
ठीक है, गृह वर्मा से ही प्रभावती देवी का विवाह हुआ था, ये नाम आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हर्ष के समय की विस्तृत सूचना जो है वो इनके दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हर्ष चरित से प्राप्त होती है। साथ ही कुछ और सूचनाएं जो हैं ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई राज तरंगिनी से भी पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब गृह वर्मा की मृत्यु के बाद राजश्री जो हैं ये कन्नौज की पद पे बैठती हैं, राज सिंहासन संभालती हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको शायद गलत बता दिया है। यहाँ पे ये जो गृह वर्मा है मौखरी वंश के शासक, इनकी पत्नी का नाम है राजश्री। ठीक है, गलती से मैंने आपको प्रभावती देवी बता दिया था, राजश्री। ठीक, जो कि इनकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन संभालते हैं और साथ ही हर्ष भी इनकी मदद करते हैं। ठीक है, हर्ष ने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज जो है वो स्थानांतरित कर दी थी ताकि वो प्रशासनिक कार्यों में इनकी सहायता कर सके। अन्य जानकारियों से पता चलता है कि कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के आचार्यों के लिए एक विशाल सभा बुलवाई गई थी और इसमें 20 देशों के राजाओं ने अपने प्रसिद्ध ब्राह्मण श्रमिकों, सैनिक और राजपुरुषों आदि को भेजा था। ठीक है, ह्वेन-त्सांग जो थे इन्होंने भी महामोक्ष परिषद जो है इसको में उपस्थित रहे थे। ठीक है, तो महामोक्ष परिषद के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये प्रयाग के संगम क्षेत्र में हुआ करता था और प्रति 5वें वर्ष हुआ करता था। ठीक है, तो छठे समारोह में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है ह्वेन-त्सांग के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका युद्ध होता है नर्मदा के तट पर, जिसपे हर्ष को पराजित कर दिया जाता है। ऐसा ऐहोल प्रशस्ति और ह्वेन-त्सांग के विवरण से पता चलता है। ठीक है, तो ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि हर्ष जो थे ये पराजित हो गए थे। ह्वेन-त्सांग जो है ये चीनी यात्री हुआ करते थे और ये तांग शासक की राजधानी चीन से भारतवर्ष में 629 में ईस्वी में प्रस्थान किया था। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जैसे कि सीयू की। इन्होंने सभी प्रशासन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जैसे कि हर्ष के समय में यहाँ पे मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि सभी पे कर लगाए जाते थे और उसके साथ ही राज्य के पास पर्याप्त धन जो था वो टैक्स से ही प्राप्त हुआ करता था। ह्वेन-त्सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। 637 ईस्वी के आसपास ये ह्वेन-त्सांग जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी विजिट करते हैं और इस टाइम पे इनके जो कुलपति आचार्य हुआ करते थे उस समय पे वो शीलभद्र हुआ करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके समय में मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था और वाराणसी जो था वो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तो मथुरा सूती वस्त्रों के लिए और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज जो है ये विभिन्न शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। ठीक है, तो हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है उस टाइम पे 8वीं सदी के आसपास 3 बड़ी शक्तियां जो हैं वो पिक्चर में आती हैं, जैसे कि पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में एक संघर्ष जो है ये प्रारंभ हो जाता है और लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच में भी ये युद्ध जो है वो चलता रहता है और फाइनली जो है प्रतिहारों को सफलता मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ राजपूत राजवंश से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या एक जो लिस्ट आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे और ये बहुत कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ आपको, प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा। इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि समझ नहीं आता है कैसे किया जाए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला आएगा हमारा प्रतिहार राजवंश। गुज्जर प्रतिहार राजवंश कहा जाता है इसको। संस्थापक जो हैं ये हरिचंद्र हैं। इसके संस्थापक, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक जो हैं ये हैं हरिचंद्र। नेक्स्ट है, अगर चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो देखी जाए तो उसमें अग्निकुंड से उत्पन्न जो राजपूत हैं उनके नाम दिए गए हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ठीक, प्रतिहार वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं इनको नागभट्ट फर्स्ट माना जाता है, जो कि ग्वालियर अभिलेख जो मिला है इन्हीं से संबंधित है और माना जाता है कि प्रतिहार राजवंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये हैं नागभट्ट प्रथम। इसके इम्पॉर्टेंट राजा जो हैं उनका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने एक टाइटल लिया है जिसका नाम है आदि वराह। अरबी यात्री सुलेमान जो है वो इन्हीं के समय में इंडिया में आए थे। इन्होंने
पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव को पराजित किया था। अभी ये जितने भी राजपूत रूलर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं पाल नरेश और राष्ट्रकूट नरेश, इन सभी लोगों के साथ इनका युद्ध जो है वो हमेशा चलता रहा है। ठीक है, इन्हीं के समय में राजशेखर ने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ लिखे हैं, किताब लिखी है। ठीक है, महिपाल नेक्स्ट रूलर होते हैं। मिहिर भोज के बाद आते हैं महिपाल, और इनके समय में अल मसूदी जो है वो इंडिया आए थे। लगभग 915 से 916 के बीच का टाइमलाइन है। इसके अंतिम शासक जो हैं इनका नाम है यशपाल। और दिल्ली नगर की स्थापना तोवन नरेश अनंगपाल के द्वारा हुई थी 11th सेंचुरी AD में। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गढ़वाल, जिनको राठौड़ राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अन्य राजपूत राजवंश है। इसके संस्थापक जो हैं जयचंद्र हैं। इनके इम्पॉर्टेंट रूलर जो हैं वो, उनका नाम है गोविंद चंद्र देव, गोविंद चंद्र देव। और जयचंद्र का नाम आपने सुना होगा, जो कि गोरी के हाथों पराजित होते हैं 1194 में चंदावर के युद्ध में। ये गढ़वाल राजवंश यानी कि राठौर राजवंश से ही संबंधित हैं। इनकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। गोविंद चंद्र देव के समय में इनके मंत्री हुआ करते थे लक्ष्मीधर। इन्होंने एक रचना की है कृत्य कल्प तरु। ठीक है, ये रचना जो है इनके मंत्री लक्ष्मीधर के द्वारा की गई थी। जयचंद्र की पुत्री जो थी संयोगिता, इन्होंने संयोगिता का अपहरण जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया था। मतलब उनकी मर्जी से ही हुआ था। संयोगिता चाहती थी पृथ्वीराज चौहान से शादी करना, और इसलिए ये दोनों लोग एक तरह से भाग के शादी कर लेते हैं। तो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी। ठीक है, जयचंद्र जो है ये गोरी के हाथों पराजित हुए थे। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। चौहान वंश है नेक्स्ट, जो हमारा राजवंश है, चौहान राजवंश है। इसके फाउंडर हैं वासुदेव, और इनका कैपिटल अहिछत्र हुआ करता था। इसके एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अभी ये फेमस मस्जिद के रूप में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऐबक के द्वारा एक मस्जिद की स्थापना की गई थी जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलता है कि चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक विद्यालय खोला गया था जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके नेक्स्ट रूलर इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है ये, और इनके बारे में पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, जिसमें इनकी पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है सेकेंड बैटल ऑफ तराई 1192 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजवंश आता है परमार वंश। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फाउंडर उपेंद्र राज हैं, और इनकी कैपिटल जो है ये धारा नगरी है। इंपॉर्टेंट जो राजा हैं वो है राजा भोज। कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पे इनकी कैपिटल धारा नगरी हुआ करती थी। और 1197 में जब अलाउद्दीन ने मालवा पे अधिकार किया था, उस टाइम पे जो कैपिटल था, मतलब ये पूरा जो परमार वंश था ये ख़त्म हो गया था, और उस टाइम पे इन सभी जगहों पे अलाउद्दीन का शासन हो गया था। नेक्स्ट आता है चंदेल वंश। इनकी जो राजधानी थी वो पहले कलिंजर हुआ करती थी, बाद में खजुराहो इसको कर दिया गया था। इसके इम्पॉर्टेंट रूलर हैं यशोवर्मन, और धंग एक राजा हुआ करते थे। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो का, ये स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ पे विष्णु मंदिर जो है वो यशोवर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो चंदेलों द्वारा जो सबसे फेमस चीज़ है वो है खजुराहो का मंदिर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट आता है सोलंकी या फिर गुजरात के चालुक्य शासक। इनकी संस्थापक जो थे ये मूलराज प्रथम थे, और इनका जो कैपिटल था ये अहिलवाड़ हुआ करता था। ठीक है, सोलंकी या फिर गुजरात के चालुक्य माना जाता है इनको। भीमदेव प्रथम जो थे इन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का स्थापना की थी, और इसके साथ ही मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये भी सोलंकियों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कलचुरी या फिर चेदी राजवंश। इनकी जो राजधानी थी ये त्रिपुरी हुआ करती थी। ठीक है, तो कैपिटल हो जाएगी त्रिपुरी।
और इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे कोक्कल। ठीक है, इसके साथ ही और कुछ बातें जो है क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप पढ़िएगा, चेदी वंश के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आप लोग देख सकते हैं। कलचुरी राजवंश भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सिसोदिया वंश। ये मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा के द्वारा की गई थी चित्तौड़ में। इम्पॉर्टेंट है खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। राणा सांगा जो कि सिसोदिया वंश से संबंधित राजा थे, और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जो कि लोदी डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिसोदिया वंश के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जाना गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्धन साम्राज्य के बारे में देखा, और साथ ही राजपूतों के बारे में हमने जाना। कल के लेक्चर में कुछ और जो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित डायनेस्टीज़ हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या हुआ करती थी, कैपिटल क्या हुआ करती थी हर्षवर्धन के समय में? हर्षवर्धन की कैपिटल क्या हुआ करती थी? दूसरा आपको बताना है कादम्बरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कादम्बरी। नेक्स्ट आपको बताना है हुएन सैंग के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? नेक्स्ट आपको बताना है मंदसौर अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख। ठीक, ये सभी आंसर्स जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। इसके साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है वो आप लोग नोट डाउन करिए, एक शॉर्ट नोट्स अपना बना लीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।